तो लेट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोस्टुलेट, थर्ड या फोर्थ जो भी हैं। देखिए बच्चे, बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी को लॉस करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन नीदर गेन नॉर लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं, और यही सबसे बड़ी आप मान सकते हो बोहर के एटॉमिक मॉडल की सक्सेस थी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वाइल रिवॉल्विंग दे एमिट एनर्जी, दे रेडिएट एनर्जी एंड हेंस फाइनली दे मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, दे मस्ट कोलैप्स। बट इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे नीदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, बट कब, वाइल revolving in fixed energy levels, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। मीन्स ही स्टेटेड कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस एक ऑर्बिट में घूमेगा उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, वो फिक्स है, ना ही तो वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी हमने कहा था कितनी होगी बच्चे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मीन ना तो ये कभी इससे ज़्यादा एनर्जी पोजेस करेगा ना इससे कम, ना कभी एमिट करेगा ना कभी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, जब तक इस शेल में रहेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था जो कि क्या कर रहा था, रदरफोर्ड की लिमिटेशन को रिमूव कर रहा था। नेक्स्ट अगर मैं पोस्टुलेट की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। अभी आप कहेंगे ऊपर लिखा है नाइदर गेन नोर लॉस, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स, जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स, जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। मीन्स हम बच्चे क्या बात करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि जब इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है तो ये स्टेट क्या कहलाएगी इसकी, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है वो उसकी स्टेबल स्टेट होती है। समझ आ रही है बात? अगर n1 है यहाँ पर तो ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती चली जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो n1 दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट। अब हमने कहा कि ये कब तक, जब तक ये इस शेल में घूमता है तब तक एनर्जी एमिट नहीं करता और ना ही एब्जॉर्ब करता। लेकिन अगर मैंने इसको हीट कर दिया, अगर मैंने क्या किया, हीट कर दिया, मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन दे एब्जॉर्ब एनर्जी ऑन हीटिंग और बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए किसी भी तरीके से आपने अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी है, आपने एटम को हीट कर दिया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिक्स एनर्जी। हो सकता है वो इतनी एनर्जी हो सकता है वो कितनी एनर्जी हो, इतनी एनर्जी हो, ताकि वो क्या करे, K से L में, L से M में, M से N में, N से O में, P में, कहीं पर भी जंप कर जाए। तो हमने लिखा है कि वैसे जब तक यहाँ रहेगा तो वो ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हमने इसको हीट कर दिया, इसको थर्मल हीटिंग प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कर दिया, किसी तरीके से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, देन व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इट जम्प्स टू द हायर एनर्जी लेवल्स। और उन हायर एनर्जी लेवल्स को क्या बोला जाता है बेटा, उनको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये है ग्राउंड स्टेट, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो यहाँ चला गया तो ये जो है ये क्या है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रही है? इसको मैं कह देती हूँ एनर्जी E1 यहाँ पर, और इसकी एनर्जी क्या है, E2। दिस इज एनर्जी E1, दिस इज एनर्जी E2। मीन अगर एनर्जी बढ़ेगी तो इस शेल में तो वो नहीं रह सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू जम्प इनटू द हायर एनर्जी लेवल्स। अब वो किस एनर्जी लेवल में है वो डिपेंड करेगा कि उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतनी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पर गया है। लेकिन बच्चे
मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी कि अपना घर हमेशा अपना होता है, मीन्स लोअर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन जंप तो कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं एक्साइटेड स्टेट में एंड हेंस जंप बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। इसीलिए वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस जंप कर जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, अब क्या करेगा, वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो क्या ये उसी एनर्जी के साथ वापस आ सकता है? अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था, कितनी एब्जॉर्ब करी होगी, 13.6 माइनस 3.4, इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी, यहाँ जंप कर गया होगा। लेकिन क्या इसी माइनस 3.4 जो एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ क्या ये यहाँ रह सकता, नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हमने कहा एनर्जी तो फिक्स है, यहाँ पर रहने वालों की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, जंप करेगा, तो वो क्या करेगा, इट एमिट सम रेडिएशन। पहले क्या किया था, एब्जॉर्ब सम रेडिएशन। पहले क्या करी, एब्जॉर्ब, अब क्या करेगा, एमिट सम रेडिएशन। और एमिट जो रेडिएशन करेगा उनकी कुछ ना कुछ फिक्स वेवलेंथ होगी, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि अगर मैं बात करूं डेल्टा ई, दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मीन्स इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हम बात करें किसके बारे में, E2 माइनस E1, हमने कहा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। और जो E2 माइनस E1 है बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच न्यू। क्यों? क्योंकि E किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर, और ये किसके बराबर होती है, एच सी ओवर लेमडा। न्यू किसके बराबर होता है, एच सी ओवर लेमडा। अगर ये डिफरेंस एच न्यू के बराबर है तो ऑब्वियस है डेल्टा ई भी किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर ही होगा। मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाय में लेमडा। अब देखिए एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है। अगर मुझे लेमडा निकालना है, यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आएगी डेल ई बाय में एच सी, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ओवर लेमडा। ठीक है, रिवर्स कर दीजिए, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय में डेल्टा ई। यानी कि यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चे, फिक्स। क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है, फिक्स है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, फिक्स है। एच और सी कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है, मीन्स ये वाली वेवलेंथ जो होगी इसकी फिक्स आएगी। मीन्स इस वेवलेंथ की वैल्यू फिक्स होगी। कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन हमें एमिट होगी। इसका मतलब यहाँ से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो फिक्स होगी। मीन्स हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से एमिट नहीं हो सकती, कुछ ही फिक्स वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से एमिट हो सकती हैं। इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें विबग्योर ऑब्टेन ना होकर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही ऑब्टेन होती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर शो ही नहीं होती, वो यहाँ पर होती ही नहीं है। दैट इज़ वाई दे हैव फिक्स वेवलेंथ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, होप। एक बार मैं फटाफट वापस बताती हूँ आपको हमने क्या बात करी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे। मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल थी, ये सेकंड शेल थी। यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3.4 वोल्ट थी। अगर मैं बात करूँ, ये मैंने कह दिया E1 एनर्जी लेवल, ये है E2 एनर्जी लेवल। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया बच्चे, डेल्टा E के बराबर हो गया, यानी कि E2 माइनस E1। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और जब उसको यहाँ से यहाँ आना होगा तो उसको इतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। और वो जो एनर्जी एमिटेड होगी उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्या होगी, वेवलेंथ होगी। इसका मतलब ये फिक्स्ड वेवलेंथ की रेडिएशन ही हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं, जो कि हमें ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस इमेजन स्पेक्ट्रम में सारे कलर ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, कुछ कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, कुछ कलर्स वहाँ से गायब हैं। वो कलर क्यों गायब हैं बच्चे, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि कुछ फिक्स वैल्यू होती है एनर्जी की, एंगुलर मोमेंटम की, वेवलेंथ की, इसलिए वो फिक्स वेवलेंथ वाली रेडिएशन ही हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं, बाकी दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, EHν ये भी क्या था, EHν, दोनों का डिफरेंस भी किसके बराबर होगा, Hν के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हेंस वी कैन से
कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप तो कर सकता है बट वहाँ पर अनस्टेबल होगा, वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा, कुछ रेडिएशन एमिट करेगा और उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वही वेवलेंथ हमें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में दिखाई देती है। ठीक है, तो द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज फिफ्थ है जो भी रिगार्डिंग टू किसके, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो पहले रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज गिवन बाय फॉर्मूला। देखिए बच्चे क्या किया बोहर ने कहा कि किन ओबियस है, अगर शेल्स फिक्स हैं तो ये उनकी रेडियस भी क्या होगी, फिक्स होगी। इन्हीं फिक्स रेडियस को निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया जो कि किसके बराबर था, Rn इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वेयर एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस डिवाइडेड बाय में जेड, मीन्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज गिवन बाय फॉर्मूला Rn, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, r क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर भी n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, और जो a नोट है, इस a नोट जो है इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस, जिसकी वैल्यू यहाँ पर z क्या है, अगेन दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है फिर किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो जेड क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख दीजिएगा। He+ के लिए, अगर हीलियम के लिए हम बात करेंगे He+, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर लिथियम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। अगर हाइड्रोजन के लिए होगा तो आप जेड यहाँ से रिमूव कर देना, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो a नोट थी बच्चे, इसकी वैल्यू जो थी वो फिक्स थी। ये कितनी थी, 0.2529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके बराबर थी 0.0529 दैट इज नैनोमीटर, और इट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। तो इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू याद रख लीजिएगा, 52.9 पिकोमीटर रखना चाहते हैं या 529 एंगस्ट्रॉम याद रखना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर n की वैल्यू हुई बटे 1, अगर n की वैल्यू कितनी हुई 1, तो ये हो गया कितना, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1, यानी कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एटॉमिक जो रेडियस है वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो गई। दिस इज द बोहर्स एटॉमिक रेडियस, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की। अगर सेकंड होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लाइक नहीं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से कि आप क्या करिए, बोहर की रेडियस निकालिए, सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए, फोर्थ लेवल के लिए। अगर हाइड्रोजन दे रखा है तो जेड की लिखने की जरूरत नहीं है, अगर दे रखा है लिथियम है या फिर हीलियम है तो उस कंडीशन में आपको जेड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व गिवन बाय बोहर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये था हमारा MVR, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाय में z। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है डिफरेंट शेल में। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन डिफरेंट शेल इज गिवन बाय, किस वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिफरेंट शेल में, दैट वाज गिवन बाय V नॉट इंटू जेड ओवर n। यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगेन जेड अगेन एटॉमिक नंबर है, n नंबर ऑफ शेल है, जो V नोट है उसकी जो वैल्यू थी
दैट इज़ कॉल्ड बोहर्स वेलोसिटी, आप इसको बोल सकते हो। और जो वेलोसिटी थी इसकी वैल्यू जो थी बच्चे वो थी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो कुछ वैल्यूज़ आपको ऐसी होंगी बच्चे जो याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आप बोल सकते हो क्रैमिंग है, थोड़ी सी क्रैमिंग है। तो म्यू नोट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर इनवर्स। देखिए अगर मुझे क्या निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन डिफरेंट शेल, अगर मुझे सेकंड के लिए निकालनी है तो मैं ये रखूँगी Z1 अगर हाइड्रोजन है, और अगर सेकंड शेल के लिए निकालनी है तो यहाँ पर 2, थर्ड के लिए निकालनी है तो 3, फोर्थ के लिए निकालनी है तो 4th एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला भी हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न दिस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन डिफरेंट शेल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो बच्चे ये कुछ पोस्टुलेट्स थे बोहर के मॉडल के और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था। ये सभी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से RH राइडबर्ग कांस्टेंट को यहाँ से डिराइव किया जा सकता है और किस तरीके से इमेजिन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को बोहर एक्सप्लेन करने में सक्सेस हुए थे। देखिए हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। देखिए बच्चे अगर आपको ध्यान हो, भी मैंने आपको बात करी थी कि एनर्जी जो है हम नेगेटिव में ले रहे थे, यानी कि जो एनर्जी थी बोहर ने वो नेगेटिव थी। देखिए इसको क्यों ऐसा किया गया था, देखिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए हमने कहा ये न्यूक्लियस है, अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर है, अरे इलेक्ट्रॉन क्या है इन्फिनिटी पर है, तो ये माना जाता है कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन नहीं है। मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। हेंस एट दिस इनफाइनाइट डिस्टेंस एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इट इज़ कंसिडर्ड एज जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कंसीडर किया जाता है, जीरो। कब, जब इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, हेयर द एनर्जी इज कंसिडर्ड एज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इट स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करना शुरू होगा, देन डेफिनेटली इनके बीच में क्या होंगे, कुछ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अराइज करेंगे, सम फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अराइजेस। और बच्चे जब फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अराइज होते हैं हमें मालूम है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। अब देखिए अगर एनर्जी ऑलरेडी जीरो है और एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, देन डेफिनेटली एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी नेगेटिव, एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is already zero, so next energy after releasing is negative। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा आप बना लेना। एज ऑलरेडी जीरो, दैट इज द एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो एनर्जी क्या होगी, दैट इज डेफिनेटली नेगेटिव। तो एक तो कंसेप्ट आप ये समझ सकते हैं कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं उसकी एनर्जी जीरो होती है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू करता है तो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज अराइज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। हमें मालूम है जब भी कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी निकलती है। तो बच्चे ये छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज वाई एनर्जी जो थी बोहर ने वो कैसी कंसीडर करी थी, जीरो कंसीडर करी थी। तो आप इस कंसेप्ट को रीड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।